नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, विच वन इज़ ट्रू। ठीक है, कोई गैस नहीं है इस रिएक्शन में, तो आप बताइए डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो डेल्टा ई के रिस्पेक्ट में कैसी होगी। ठीक है, तो हम पहले तो देखो एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो इन दोनों के जो रिलेशन है वो ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, सॉरी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। तो अब इनके बीच रिलेशन देखना है हमको। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड बोला है, तो इनमें क्या होता है ना, इन्वॉल्व्स सॉलिड एंड लिक्विड विच इज़ ट्रू। सॉलिड, और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम सॉलिड्स का और लिक्विड्स का, एंड लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है ना वो वॉल्यूम चेंज ज़ीरो माना जाता है, क्योंकि इतना नेग्लेजिबल उनमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है कि उसको नेग्लेजिबल यानी कि ज़ीरो मान लिया जाता है। तो जब हम इसकी जगह ज़ीरो रख देंगे तो ये क्या आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, देखिए आप, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई आ रहा है, तो यानी कि सेकंड वाला आंसर सही रहेगा। क्लियर हुआ ना, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग। अब हीटिंग पे कौन चेंज नहीं होता है, हीटिंग पे इसमें मोलालिटी चेंज नहीं होती है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मोलालिटी इज़ ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट होता है ये, है ना, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये। कैसे, देखिए एक्चुअली मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलालिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अभी इसी से क्लियर हो जाएगा आपका, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान से देखिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट, किसी भी चीज़ को यू नॉट नीड टू क्रैम, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है भाई, इसका रीज़न है कि मोल्स का टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोल्स का टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम या ज़्यादा नहीं होता है टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से। ठीक है, और मास तो ऐसी क्वांटिटी है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो टेम्परेचर का ना मोल्स पे इफेक्ट पड़ता है ना मास पे इफेक्ट पड़ता है। जब दोनों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मोलालिटी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मोलालिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉ डील्स विद द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऐसा कौन सा रिलेशन है जो मास और वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। तो ये जो लॉ है ये कौन सा लॉ हो सकता है, सोचिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, एवोगैड्रोस लॉ, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, डाल्टन्स लॉ। ये तो एवोगैड्रो का लॉ है, क्योंकि एवोगैड्रो ने बोला था V प्रोपोर्शनल टू N। उन्होंने क्या बोला था, V प्रोपोर्शनल टू N। जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का वो क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोला था ना उन्होंने कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उन्होंने जो है ये मास और वॉल्यूम के बारे में रिलेशन दिया था, V प्रोपोर्शनल टू N। प्रोपोर्शनल को हटाइए KN आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन N, और ये हो जाएगा V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। तो ये फार्मूला क्या बना, V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2, ये फार्मूला बन गया। तो ये किसका है, एवोगैड्रोस लॉ, राइट। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ शेल टू द फर्स्ट शेल। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सपोज N6 से N4 में आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उनके शिफ्ट होने में, वो किस फार्मूले से हम वो लाइंस को काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब एक एक करके तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ शेल टू फर्स्ट शेल कह रहे हैं, फोर्थ टू फर्स्ट। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है N माइनस N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 प्लस 1 अपॉन 2।
ठीक है, तो 4 माइनस वन प्लस 1/2 कितनी आएंगी? देखिएगा, 3 इंटू 4/2 12/2 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही हैं। ऑप्शन देखिए, ये है इसका आंसर। दिस इज राइट आंसर। मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, चलिए देखते हैं हीलियम का मेन सोर्स क्या है। हीलियम का मेन सोर्स होता है इसमें से एयर, रेडॉन, मोनाजाइट, हाँ मोनाजाइट सैंड और नन। मोनाजाइट सैंड जो होता है ये इसका मेन सोर्स होता है। एक्चुअली इस सैंड को अगर हम हीट करते हैं ना, तो इसमें से हीलियम गैस निकलती है। हीट करने पर हीलियम गैस निकलती है। ये जो मोनाजाइट और सैंड है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें थोरियम और यूरेनियम भी हमको थोड़ा बहुत मिलता है। तो रेडियो एक्टिव क्या है? ये रेडियो एक्टिव सैंड है ये, ठीक है, रेडियो एक्टिव सैंड है। और हीलियम कैसे निकल रही है? हीटिंग करने पर हीलियम निकल रही है, हीट करने पर मोनाजाइट सैंड को। नेक्स्ट, विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे आ गया, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड PbCl2 कैन बी सेपरेटेड बाय। कौन सी ऐसी मेथड है जिससे हम PbCl2 और ZnCl2 को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोल्ड वाटर लेते हैं। कोल्ड वाटर में जब हम दोनों को डालते हैं तो पता है क्या होता है? ZnCl2 जो होता है ना, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा कोल्ड वाटर में, और ये घुल जाएगा, ये अलग हो जाएगा उसमें। तो इस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं। जबकि PbCl2 जो होता है ना, वो गर्म पानी में सॉल्युबल होता है। तो गर्म पानी में करोगे तो ये अलग हो जाएगा, ये उसी में रह जाएगा, ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा, ये उसी में रह जाएगा। तो कोल्ड वाटर में डालिए आप, कोल्ड वाटर में ZnCl2 आपको क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्युबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमीनो एसिड जो होते हैं ना, एम्फोटेरिक होते हैं। पता है क्यों एम्फोटेरिक होते हैं? बिकॉज इट हैज़ एमिनो ग्रुप एज वेल एज द एसिडिक ग्रुप। अगर हम बात करें तो ये एमिनो ग्रुप भी इसमें होता है और ये COOH ग्रुप भी इसमें होता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप करेगा ना, ये जो ग्रुप होगा NH2 ग्रुप, ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन, और ये जो है ये वाला ग्रुप, ये जो एसिड का जो है, ये लूज़ करेगा हाइड्रोजन को, ये एक्सेप्ट करेगा और ये लूज़ करेगा। तो दोनों ग्रुप एक साथ होने की वजह से ये डाइपोलर आयन बनाते हैं। क्या होते हैं? ये डाइपोलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोलर होते हैं। और इसीलिए इनके इस आयन को हम कहते हैं जिटर आयन। बहुत ही ज़्यादा